हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम अभी जो 100 डेज 100 टॉपिक्स का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने पॉलिटी को सबसे पहले पढ़ा था, है ना। तो पॉलिटी में हमने सोर्सेज को पढ़ लिया है, सोर्सेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था प्रेम्बल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो। उसके बाद हमने पार्ट्स को पढ़ा था और शेड्यूल्स को पढ़ा था। ठीक है, तो पार्ट्स और शेड्यूल्स क्या होते हैं हमने उसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि पार्ट्स और शेड्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, और इसके बाद ही हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो कई लोगों को फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की आ जाएगी, तो आप दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि है क्या फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो the Constitution offers all citizens individually and collectively some basic freedoms. These are guaranteed in the Constitution in the form of 6 broad categories of fundamental rights. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स देता है। ठीक है, तो ये राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, अब 6 हो गए हैं। एक को हटा दिया गया है, कौन सा हटा दिया गया है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 12 to 35 कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 12 से लेके 35 है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जो पार्ट 3 है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो पार्ट 1 से लेके ऐसे 25 तक का था। तो जो थर्ड पार्ट होता है उसमें हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और पार्ट जो है मैंने आपको बताया था कि किसी जैसे बुक में कोई चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं बुक में, उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स जो है चैप्टर मान लीजिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स को कहा जाता है पार्ट्स। तो थर्ड पार्ट के अंदर जो है डिफरेंट, जैसे बुक में पॉइंटर्स होते हैं चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स, उसी तरीके से पार्ट के अंदर होता है आर्टिकल। तो ये इसके सब टॉपिक्स होते हैं। इसके अंदर 12 से लेकर 35 तक का जो आर्टिकल्स है ये बात करता है किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये है आपको समझना अच्छे से। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, ये रही, हमने प्रीवियस वीडियो में ये कवर किया था। 25 है यहाँ पर। ठीक है, तो 25 में जो थर्ड वाला है ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। और एक बात याद रखिएगा, 4A जो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट्स में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स आता है, उसके बाद ही ड्यूटीज़ आता है। क्योंकि जब आप निमोनिक से याद करेंगे ट्रिक से, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, तो FF है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल मत होइएगा, पहले राइट्स आएगा फिर ड्यूटीज़ आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, In which part of the Indian Constitution the fundamental rights are provided? तो फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? अभी बता दिया हमने, पार्ट 3 में है। ठीक है, अब आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको तो आप रट लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? सोर्सेज हमने पढ़ लिया है, अगर आपने वो वीडियो देखा है आप इजीली बता देंगे फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं फ्रॉम USA। अगर आप जानते हैं तो आप पहले से टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे टिक कर रही हूँ। ठीक है, पॉज करके आप देख लीजिए, उसके बाद मेरा आंसर जो है आप देखिए। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 4A कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पार्ट में था, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये रशिया से लिया गया है। दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ओरिजिनली हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे?
अभी अभी बता दिया हमने ऑलरेडी, इसका आंसर है 7, ठीक है। अभी 6 हो गए हैं, पहले कितने थे 7, अब हो गए हैं 6। तो कौन सा हटा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 जो पहले था वॉज डिलीटेड इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट से हटा दिया गया, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसे हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या बना दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है अंडर 300A पार्ट 12, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको ये अच्छे से याद रखना है। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। अब हमारे पास कितने हैं आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे हमारे पास 6 हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सी कर लीजिएगा, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, तो ये रहे हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से एक बार रीड आउट कर लीजिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल, जैसे हमने बताया आपको कि 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो मेन राइट्स है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 14, ठीक है। तो 14 से लेकर 18, फिर 19 से 22। एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि राइट टू फ्रीडम जो है कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक का है। तो आप जस्ट इसे याद रख लें 19 to 22, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये हैं डिफरेंट आर्टिकल्स। तो हमने जैसे पढ़ा भी 14 से 18 तक का था, तो ये जो है इस तरीके से आ जाएगा, देखा आपने, इस तरीके से। अब ये 19, 20, 21, 22 इस तरीके से जो है ये आ जाएगा। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, बस आपको जो है कितने से लेके कितना तक है ये आप अगर याद रखना चाहते हैं तो ही याद रखिए, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको MCQ में दे दिया है, ठीक है। तो आप जस्ट MCQ को देख लीजिए, बट अगर आप ब्रीफली पढ़ लेना चाहते हैं तो एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, तो हम चलते हैं अपने MCQ केस की तरफ। तो हमने यहाँ पे सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको कवर कर लिया है। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। एक बार हम प्रीवियस लाइन में जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर है। तो राइट टू इक्वालिटी जो था 14 से लेकर 18 तक था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 14। बस आपको इस तरीके से याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो ये हमने लिया है फ्रॉम ब्रिटेन। इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमने लिया है फ्रॉम USA। दोनों अलग चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन से आर्टिकल में है। तो अगर आप जानते हैं प्लीज़ आंसर चेक कर लीजिए, टिक कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ आंसर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, आर्टिकल 17। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बैक जाके दिखा दूँ, तो एक बार चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देख सकते हैं आप यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, तो 17 में आ गया। तो बस इसका आंसर जो है क्या हो गया 17, ठीक है। बस इस तरीके से आपको कुछ कुछ जो मैंने बताया है MCQs में आप वही याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हैं, सबको याद रखना इम्पॉसिबल है। तो आप मैंने जो बताया बस उनको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड।
तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है? तो ये है अंडर आर्टिकल, अगर आप जानते हैं प्लीज़ टिक करिए, इसका आंसर है 15। ठीक है, आर्टिकल 15 में बात की गई है किसके बारे में? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो पहले में क्या था, मतलब 14 में क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, देखिए इसमें क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें क्या बात करी जा रही है? डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या बात करी जा रही है? 16 आप यहाँ देखें, हमने लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 17। अभी हमने पढ़ा था 17, क्या था इसमें? अनटचेबिलिटी के बारे में था। बस आपने 4 आर्टिकल्स अच्छे से याद रख लिए। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एडिंग। तो राइट टू एजुकेशन जो है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 21A। ठीक है, तो 21A के अंदर जो है राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया है। तो इस तरीके से 51A एक होता है। 51A जो है सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 21A 51A आपके लिए याद रखना इजी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। 21A में एजुकेशन है, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज़ ग्रांटेड बाय। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो राइट टू फ्रीडम जो है कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है? ठीक है, तो ये बताना है आप। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 19 to 22। तो 14 से 18 तक क्या था? पहला वाला था। सेकंड है 19 से 22, ये जो है राइट टू फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये कौन सी आर्टिकल बात करती है इसके बारे में? इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 जो है वो बात करता है, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। अभी हमने पढ़ा ना 19 to 22, तो 22 वाला जो है ये सेफ गार्ड के बारे में बात करता है ऑफ अरेस्टेड पर्सन। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिस्ट्रिक्टेड इन विच आर्टिकल। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये किस आर्टिकल में दिया गया है इसके बारे में? तो ये दिया गया है इन द आर्टिकल 23। ठीक है, ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये ऑफेंस है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू विच आर्टिकल। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर की जो बात की गई है, मतलब 14 ईयर्स से बिलो बच्चे जो होते हैं उन्हें कोई भी फैक्ट्री या माइन में काम नहीं करना है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है इन द आर्टिकल 24। यहाँ पे ये 14 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एज तक जो है एम्प्लॉयमेंट, किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में चाइल्ड का वर्क करना अलाउड नहीं है। तो डायरेक्टली इसका आंसर 14 ईयर्स होगा, तो आपको ये भी याद रखना है। एक एग्ज़ाम में किसी में ये आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है फ्रॉम 25 to 28। ठीक है, नेक्स्ट, हु सेड आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था ये? गेस करिए, अगर नहीं जानते हैं तो। इसका आंसर है BR अम्बेडकर। इसके अलावा आर्टिकल 42 है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमने पढ़ा था ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब आर्टिकल 32 ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है एंड द हाई कोर्ट, इनके पास दे कैन इशू रिट्स। ठीक है, तो रिट्स इशू करने का इनके पास
ये है। तो हमारे पास 5 रिट्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो होता है बेसिकली इन रिट्स के बारे में बात करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिट्स किस आर्टिकल में पूछा जाता है, दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, तो चलिए रिट्स को पढ़ लेते हैं। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, द पावर टू इशू रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ गिवन इन विच आर्टिकल। ठीक है, तो किस में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है रिट्स के बारे में, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना अभी। ये हो जाएगा 32 वाले आर्टिकल में रिट्स के बारे में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो ये रहा रिट। तो रिट होता क्या है देख लीजिए। ए रिट मीन्स अ कमांड ऑफ कोर्ट टू अनदर पर्सन और अथॉरिटी by which such person authority has to act or abstain from acting in a certain way। ठीक है, तो जो रिट होता है ये कमांड होता है सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट होता है उसका, ताकि जो भी अगर जिस चीज़ से उन्हें मना करा जा रहा है काम करने के लिए, जिस भी पर्सन के बारे में हम बोल रहे हैं, तो कोर्ट उन्हें ऑर्डर देता है कि आप इस काम को रोक दो, तो उन्हें वो ये जो ऑर्डर है उसे हम रिट कहते हैं। ठीक है, तो ये रिट आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ जुडिशियल पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं, हम उनके बारे में जस्ट पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हेबियस कॉर्पस। तो यहाँ पे क्या है, टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बिन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस का मीनिंग ये है। ऐसे ही मैंडमस का मीनिंग क्या है, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, प्रोहिबिशन होता है टू प्रोहिबिट और an inferior court from continuing the proceeding in particular case where it has no jurisdiction to try। quo warranto क्या होता है, to restrain a person from holding a public office which he is not entitled। ठीक है, सारे यहाँ पे उतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको हेबियस कॉर्पस के बारे में पूछा जाता है और quo warranto के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों जो है डेफिनेटली अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो मतलब अब जस्ट देख लीजिए, बस इतना हो जाएगा आपके लिए। जल्दी नेक्स्ट चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, कौन से पार्ट को। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स जो है किस पार्ट में दिया गया है, पार्ट 3 में दिया गया है, इसे ही हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसका आंसर जो है पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिफाइबल फंडामेंटल राइट्स। इन फैक्ट द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलेबोरेट दैन दोज फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग USA। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत ही इलेबोरेट है, यानी कि बहुत अच्छे से विस्तारित तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसे ये कहा जाता है। आपको ये उतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, जस्ट आप ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। ठीक है, यहाँ पे रूल नहीं है, आप कमेटी मान लीजिए। तो किस कमेटी के दौरान जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी है, मोरारजी देसाई कमेटी के टाइम पे। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू OBCs, ST एंड SC इज मेड। ठीक है, तो जो रिजर्वेशंस होता है ST SC OBCs का, तो ये किस आर्टिकल में इसे मेंशन किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आर्टिकल 15(5). तो 15 के अंदर और कुछ 5 ऐसे हैं, तो 5th वाला जो है वो बात करता है रिजर्वेशंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट रिफर्स टू। तो किस फंडामेंटल राइट्स को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो गोल्डन ट्रायंगल इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज दीज आर्टिकल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री फ्रॉम एनी एनक्रोचमेंट अपॉन दियर राइट्स। ठीक है, तो ये जो है उन्हें उनकी राइट्स को सिक्योर करता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ठीक है, तो 14, 19, 21 क्या क्या है एक बार जल्दी से देख लीजिए। 14 क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैंने बताया ना आपको, पहला वाला जो था
इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 21 जो है ये क्या है, ये है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसे कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये बोथ इंडियन सिटीजन्स प्लस जो फॉरेनर्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है, बट उसमें कुछ एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई नहीं होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए आता है क्वेश्चन, आपको बताना है ये आंसर इसका। क्वेश्चन है आपके लिए, राइट टू वोट इज़ अ रिट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट या फिर सब। तो आपको बताना है कि राइट टू वोट जो है क्या ये एक फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर ये रिट है या कि ये सब सारे हैं। तो आपको इसका जो आंसर है कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो जब कंट्री पे एमरजेंसी लग जाता है तो उस टाइम पे कौन सा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाता। तो आम तौर पे जो फंडामेंटल राइट्स है एमरजेंसी के टाइम पे इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, बस एक एक्सेप्शन है जिसे नहीं कर सकते वो सस्पेंड। तो आपको ये बताना है इसमें से आंसर, देख लीजिए ये हैं ऑप्शंस, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इज़ राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट। तो क्या राइट टू प्राइवेसी ये जो है क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस थे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और पीडीएफ की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, मैं आपको अपलोड कर दूँगी भी पीडीएफ्स, बट पहले आप इन पे फोकस करिए और नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।